स्वागत है दोस्तों, आप सभी का राम आईएएस में। मेरा नेम है रिचा। आज हम अपने एमए की एंशिएंट हिस्ट्री की प्रोग्राम की थर्ड क्लास करने वाले हैं, जिसमें हमने सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री डिस्कस कर लिया है। उसके हम क्वेश्चंस भी ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अर्ली स्टेट्स इंफॉर्मेशन, महाजनपदास एंड रिपब्लिक्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है 16 महाजनपदों वगैरह के बारे में हमें डिस्कस करना है, यानी महाजनपद, गणराज्य। और फिर नेक्स्ट क्लास वाले वीडियो लेक्चर में या फिर इसी लेक्चर में हम देखेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। इसी में कुछ इन्फॉर्मेशन जो होगी वो देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं 16 महाजनपद के बारे में। 16 महाजनपद अगर आपका एंशिएंट हिस्ट्री सब्जेक्ट था तो आपने फर्स्ट सेकंड ईयर में ऑब्वियसली इसके बारे में पढ़ा होगा। चलिए पहले 16 महाजनपदों के बारे में देख लेते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ का जो अंगुत्तर निकाय है और जैन ग्रंथ का जो भगवती सूत्र है, ये दोनों ही बताते हैं किसके बारे में, महाजनपदों के बारे में उल्लेख करते हैं। 16 महाजनपद है कौन कौन सी? पहली है मगध, दूसरी है काशी, तीसरी है कोसल, चौथी है अंग, पांचवी है वज्जी, छठवीं है वत्स, 7 चेदी, 8 मल्ल, 9 कुरु, 10 गांधार, 11 कंबोज, 12 अवंती, 13 असमक, 14 मत्स्य, 15 पंचाल और 16 सूरसेन। ये 16 जो है वो टोटल महाजनपद है, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। उसके बारे में कुछ बुद्धकालीन, बुद्ध के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो बुद्धकालीन कुछ गणराज्य भी रहे हैं। तो बुद्ध काल गणराज्य जो हैं वो 10 जो थे वो गणराज्य रहे हैं और 16 जो है वो महाजनपद। तो गणराज्यों के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं तो अलप, केसपुत, सुनसुमारगिरी, रामगाम, पावा, कुशीनारा, कपिलवस्तु, पिपलीवन, मिथिला, वैशाली आदि जो थे ये टोटल 11 वो थी, यानी बौद्ध के टाइम पे जो गणराज्य थे वो। अब जैसे कि अगर हम राजधानियों की बात करें, क्योंकि राजधानियां जो है वो एग्ज़ाम में महाजनपदों से है, तो इसके राजधानियां पूछी जा सकती हैं। तो आप इसे नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा। काशी जो महाजनपद है उसकी राजधानी वाराणसी। कौशल की राजधानी जो थी वो, इसकी 2 राजधानियां थी, उत्तरी कौशल की श्रावस्ती थी, दक्षिणी कौशल की कुशावती थी। अंग की चंपा, वज्जी की वैशाली थी, मल्ल की कुशीनारा एवं पावापुरी। और कुशीनारा में ही जो बुद्ध थे उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और पावा में याद रखिएगा जो महावीर थे, यानी जो जैन धर्म से संबंधित थे, उनकी यहीं पर मृत्यु हुई थी। और अजातशत्रु ने बाद में पावा को क्या कर लिया था, अपने राज्य में मिला लिया था। वत्स की जो कैपिटल थी वो थी कौशाम्बी। कौशाम्बी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। मगध की कैपिटल थी गिरिवज्र। पांचाल की कैपिटल 2 थी, उत्तरी पांचाल की अहिच्छत्र थी। उसके अलावा दक्षिण पांचाल की कैपिटल काम्पिल्य थी। मत्स्य की कैपिटल विराटनगर थी। चेदी की कैपिटल सुक्तिमती थी या फिर इसे सोथीवती भी कहा जाता था। असमक की कैपिटल पोतन या पोतना थी। सूरसेन की कैपिटल मथुरा थी। गांधार की कैपिटल तक्षशिला थी। कंबोज की कैपिटल राजपुर हाटक थी। कुरु की कैपिटल इंद्रप्रस्थ थी। और अवंती की भी 2 कैपिटल थी, जिसमें से उत्तरी अवंती की कैपिटल उज्जैन थी एंड दक्षिणी कैपिटल अवंती की कैपिटल जो थी वो थी माहिष्मती। ये थे कुछ 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। अब उसके बाद हमें जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। और हर्यक वंश को पितृहंत वंश का नाम भी दिया जाता है। पितृहंता वंश आखिर इसे क्यों कहा जाता है? पितृहंता वंश कहने के पीछे सिर्फ इतना सा लॉजिक है कि जो इनके फादर्स रहे हैं, उन जो भी ये रूलर आए हैं, तो इन्होंने क्या है, अपने फादर का वध करके इन्होंने राज्य की स्थापना करी, इसीलिए इन्हें क्या है, पितृहंता वंश कहा गया है। रखिएगा बिंबिसार था फर्स्ट जो हर्यक वंश यानी पितृहंता वंश का संस्थापक था।
वो बिंबिसार था। बिंबिसार को श्रोडिक भी कहा जाता है। इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। इसे श्रोडिक कहाँ पर कहा जाता है? तो इसे श्रोडिक जो है वो बिंबिसार को जैन साहित्य में कहा जाता है। उसके अलावा बिंबिसार ने जो विजय स्थापित की थी, वो कुछ विजय जो थी वो युद्ध लड़कर स्थापित की थी, और कुछ विजय जो थी वो उसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके की थी। इसने 3 राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, यानी जो बिंबिसार था इसने 3 बड़े बड़े राजवंशों के साथ किसी न किसी की पुत्री के साथ, किसी की सिस्टर के साथ जो है इसने शादी की थी। उसके अलावा नेक्स्ट रूलर आते हैं अजातशत्रु, या फिर इन्हें कुडिक भी कहा जाता है, जिनका टाइम पीरियड है 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक। अजातशत्रु का जो था वो कौशल नरेश प्रसेनजित के साथ युद्ध हुआ था। जब अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजित के साथ युद्ध होता है तो फर्स्ट टाइम जो है वो प्रसेनजित को हार मिलती है, बट बाद में दोनों क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। और समझौता होने के बाद प्रसेनजित जो था, प्रसेनजित की पुत्री हुआ करती थी वाजिरा, तो वाजिरा का विवाह जो है प्रसेनजित वो किससे कर देता है, वो कर देता है अजातशत्रु से। और अजातशत्रु का वज्जी संघ के साथ भी युद्ध हुआ था, और उसने अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री जो उसका अजातशत्रु का कूटनीतिज्ञ मंत्री हुआ करता था वत्सकार, तो वत्सकार की सहायता से लिक्षियों की शक्ति पर वो क्या कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है। और इसी के साथ साथ वो काशी और वैशाली को अपने ही साम्राज्य में मिला लेता है, यानी मगध साम्राज्य में मिला लेता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस रही है किसके बारे में, ये रही है अजातशत्रु के बारे में। उसके बाद डिस्कस करते हैं, जो नेक्स्ट रूलर हमें डिस्कस करना है वो है उदयन या उदयभद्र। उदयभद्र का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक। उदयन ने क्या किया था, गंगा और सोन नदियों के संगम पर, यानी पाटलिपुत्र या फिर कुसुमपुर नामक नगर की इसने स्थापना की थी। तो जो पाटलिपुत्र का नाम जो आप सुनते हैं वो किसने स्थापित किया था, वो स्थापित किया गया था उदयन या फिर उदयभद्र के द्वारा। किस रूलर का किस साम्राज्य का किस वंश का रूलर था ये, तो ये हर्यक वंश का रूलर था, यानी पितृहंता वंश का। साथ ही में इसने जो उदयन ने राजगृह को अपनी राजगृह जो थी, राजगृह से अपनी राजधानी को ये कहाँ स्थानांतरित कर देता है, ये स्थानांतरित कर देता है पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र में जब ये स्थानांतरित करता है, तो जब ये वहीं पर रह रहा था तो एक पर्सन ने इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। किस प्रकार से की थी, छुरा भोग कर की गई थी इसकी हत्या। उदयन के बाद इसके नेक्स्ट 3 पुत्र जो थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने टाइम टू टाइम यानी बारी बारी से रूल किया। और पुराणों और कथा कोश में कहा जाता है कि नागदशक नाम का एक जो है वो दर्शक मिलता है। बाद में जनता ने इन पितृहंताओं को शासन से उतार कर क्या किया, शिशुनाग नामक, अब क्या हुआ था यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो 3 रूलर आए, सॉरी एक्चुअली में लिख नहीं रहा है, हाँ अब लिख रहा है, ये शिशुनाग एक्चुअली में यानी अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, इन तीनों ने बारी बारी से रूल किया। बट प्रॉब्लम क्या थी कि इनसे पहले वाले जितने शासक जो थे वो जितने ज़्यादा एफिशिएंट थे, उतने ज़्यादा ये रूलर्स जो थे ये एफिशिएंट नहीं थे। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि जनता जो चाहती थी वो एक अच्छे रूलर को चाहती थी। वो ये चाहती थी कि उनके साम्राज्य का डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो पितृहंताओं के जो रूलर्स रहे हैं उनको गद्दी से उतारकर शिशुनाग नामक शासक को एक योग्य अमात्य को राजा बनाया। और जब शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बनाया जाता है तो शिशुनाग नाम का जो व्यक्ति है वो शिशुनाग वंश की नींव रखता है। तो शिशुनाग वंश की नींव जो है वो 412 ईस्वी से में रखी गई थी और लगभग ये चलती है 344 ईस्वी तक। सो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? ऑब्वियसली शिशुनाग था। रूल कब तक करता है? 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक रूल करता है। इसकी सबसे बड़ी सफलता क्या थी? इसकी सबसे बड़ी सफलता ये थी कि अवंती राज्य को जीत कर इसने कहाँ पर मिला लिया था? इसने मिला लिया था मगध साम्राज्य में। और इसने अपनी राजधानी जो स्थानांतरित कर दी थी वो कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? वो वैशाली में। पहले कहाँ पर हुआ करती थी? पहले हुआ करती थी राजगृह में। उदयन ने कहाँ स्थानांतरित की थी? पाटलिपुत्र में। इसने क्या कर दिया था? पाटलिपुत्र से कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? वैशाली में स्थानांतरित कर दी थी।
नेक्स्ट रूलर के बारे में पढ़ना है कालाशोक या काकवर्ण, जिसका टाइम पीरियड माना जाता है 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक। इसने जो अपनी राजधानी थी वो अगेन पुनः क्या कर देता है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर देता है। और इसके कुछ टाइम बाद ही जो है पाटलिपुत्र में ही नेक्स्ट जो थी वो मगध की राजधानी रही। कालाशोक के शासन काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो याद रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन है कि ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो वैशाली में हुआ था। किस रूलर के टाइम पीरियड में हुआ था, तो वो हुआ था कालाशाक या फिर काकवर्ण के टाइम पीरियड में। कालाशोक की हत्या जो है वो राजधानी में, अपनी ही राजधानी में घूम रहा था तो एक व्यक्ति ने छुरा भोंक कर इसकी भी हत्या कर दी थी। अब इसके बाद नेक्स्ट वंश आता है जो कि है नंद वंश। इसका संस्थापक जो था वो महानंदन था। लेकिन शिशुनाग वंश के बाद मगध राज्य में कौन रूल करता है, वो रूल करता है नंद वंश के हाथों में आ जाता है। लेकिन महानंदन जो संस्थापक थे तो उनकी हत्या किसके द्वारा कर दी थी, ऐसा कहा जाता है शूद्र दासी पुत्र महापद्म नंद के द्वारा कर दी गई थी। और इसका जो रूलर बन जाता है वो बन जाता है महापद्म नंद। तो पूरे मगध साम्राज्य का ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई सबसे शक्तिशाली रूलर था तो वो ओनली कौन था, महापद्म नंद था। इसने पहली बार जो थी वो कलिंग की विजय की थी। उसके अलावा जब कलिंग की विजय करता है तो वहाँ पर एक इसने नहर खुदवाया था, जिसका उल्लेख जो है वो बाद में किसके द्वारा किया गया है, कलिंग के जो रूलर थे खारवेल। तो खारवेल ने अपनी हाथी गुम्फा अभिलेख में किया है। साथ ही में इसी अभिलेख से ये पता चलता है कि महापद्म नंद जो थे, जिसने कलिंग से जिनसेन की जैन प्रतिमा जो थी ये उठाकर लाया था। उसके अलावा पुराणों में से एक छत्र और एक राठ शासक भी कहा गया है। व्याकरणाचार्य पाणिनि जो थे वो इसके अच्छे मित्र कहे जाते हैं। उसके अलावा उत्तर भारत का ये बहुत ही प्रथम एवं महान ऐतिहासिक सम्राट था। उसके बाद नेक्स्ट रूलर आता है घनानंद। घनानंद जो था ये नंद वंश का इसके बाद नहीं आता है। इसके बाद एक्चुअली में और भी रूलर्स आते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसलिए हम घनानंद के बारे में डिस्कस करेंगे। घनानंद जो था ये नंद वंश का अंतिम सम्राट था। और ये जो था ये जनता पर बहुत ही ज़्यादा कर वगैरह लगाता था, जिससे इसकी जनता जो थी वो असंतुष्ट हो चुकी थी। क्योंकि एक फिक्स्ड अमाउंट में अगर आप टैक्स लेते हैं जनता से तो ठीक है, अगर उसके बाद उनकी कोई कमाई हो नहीं रही, उनके लिए ही वो जो पैदा कर रहे हैं वो उनके लिए ही अनाज जो है उनके लिए ही नहीं बच रहा है, तो उनके मन में क्या है, जाहिर सी बात है असंतोष व्याप्त होगा। और उसी असंतोष व्याप्त के चलते जनता जो थी इनसे बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हो चुकी थी। इसी का फ़ायदा किसके द्वारा उठाया गया है, इसी का फ़ायदा उठाया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो चाणक्य की मदद से इसे मारकर मौर्य वंश की नींव रखते हैं। तो नेक्स्ट जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी मौर्य वंश की। इसी के समय में शासक सिकंदर जो थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। नंद शासक जो थे वो जैन मत के पोषक थे। नंद वंश के जो रूलर थे वो जैन मत को फॉलो करते थे। घनानंद ने जैन अमात्य सकटाल तथा स्थूलभद्र थे। उसके अलावा वर्ष, उपवर्ष, वररुचि, कात्यायन जैसे विद्वान जो थे वो भी नंद काल में रहते थे। उसके अलावा बुद्ध काल में 16 महाजनपदों के अलावा गंगा घाटी में कई गणराज्यों के भी अस्तित्व मिलते हैं या फिर उनके बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे कि अभी गणराज्य हमने आपसे डिस्कस किया था, बुद्धकालीन गणराज्य के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन उसी समय के जो कुछ गणराज्य मिलते हैं उनकी इन्फॉर्मेशंस दी गई है। तो चलिए उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि पहला गणराज्य था कपिलवस्तु के साके। ये गणराज्य जो था ये नेपाल की तराई में स्थित था। इसकी पहचान जो है वो नेपाल में स्थित आधुनिक स्थान तिरौला कोट से की जाती है। कुछ विद्वान इसकी पहचान जो है वो सिद्धार्थ नगर जिले के पिपरवा नामक स्थान से भी करते हैं। नेक्स्ट सेकंड है सुमसुमार पर्वत के भग। सुमसुमार पर्वत के का समीकरण जो है वो मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित प्रेजेंट टाइम में चुनार से किया जाता है। और यहीं पर वत्सराज उदयन का पुत्र बोधि जो था वो निवास करता था। थर्ड जो थे वो अलकप के बुली थे। ये गणराज्य प्रेजेंट टाइम में आधुनिक
बिहार के शाहाबाद में पड़ता है, आरा और मुजफ्फरपुर जिलों के बीच में स्थित था। इसकी राजधानी जो थी वो वेठद्वीप यानी बेतिया थी। उसके अलावा केसपुत्र के कलाम थे। यह गणराज्य कोसल के पश्चिम में स्थित था। संभवतः ये राज्य जो है वो सुल्तानपुर जिले के कुंडवार से लेकर पालिया नामक स्थान तक भी विस्तृत था। उसके अलावा आलार कलाम नामक आचार्य जो थे वो इसी गणराज्य के थे। याद रखिएगा ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा रामगाम के कोली ये साक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित थे। साथ ही में रामग्राम की पहचान जो है वो प्रेजेंट टाइम में गोरखपुर जिले में स्थित रायगढ़ ताल से की जाती है। सिक्स्थ, कुशीनारा के मल्ल। कुशीनारा की जो पहचान है वो प्रेजेंट टाइम कुशीनगर जिले से की जाती है। और रामायण में मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल का भी वंशज कहा जाता है। उसके अलावा पावा के मल्ल जो है ये प्रेजेंट टाइम में कुशीनगर ज़िले में स्थित एक प्लेस है पड़नौरा। ये यहाँ पे एक्चुअली में थोड़ा सा मिटा हुआ है, तो ये एक पड़नौरा है। पड़नौरा नामक स्थान पर है। पावा के मल्लों ने एक नया संसद भवन भी बनवाया था जिसे उद्भटक कहते थे। बुद्ध ने इसका उद्घाटन किया था। उसके अलावा मल्ल गणतंत्र को आनंद और अनिरुद्ध नामक दो प्रसिद्ध नेताओं को भी जन्म देने का श्रेय प्राप्त है। उसके अलावा पिपली वन के मोरे जो हैं, पिपली वन का समीकरण जो है वो गोरखपुर जिले के कुसुम्ही के पास स्थित राजधानी में हुआ था। राजधानी नामक ग्राम से हुआ था। वैशाली के लिच्छवित ये बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। उसके अलावा मिथिला का विदेह ये बिहार के भागलपुर तथा दरभंगा जिलों के भूभाग यानी विदेह में स्थित था। तो ये इन्फॉर्मेशंस थी जो हमें डिस्कस करना था। उसके अलावा मगध साम्राज्य में जितने भी यानी हर्यक वंश रहा है, शिशुनाग वंश रहा है, जितने भी ये रहे हैं वो सभी हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट हमारा सिलेबस का पार्ट आ जाता है वो आ जाता है पर्शियन और सिकंदर के आक्रमण, उन्हें डिस्कस करेंगे। सो धीरे धीरे हम जो है वो अपने चैप्टर्स में इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। ये बहुत ही फ्री क्लासेस है, बस आपको थोड़ी सी हेल्प कर देनी है। आपको करना क्या है, इन क्लासेस को आपके जो तमाम दोस्त जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। उनका लास्ट टाइम में रिवीजन जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि जब हम कोई चीज़ें देख लेते, पढ़ी हुई चीज़ें ऑब्वियसली हमें रिमाइंड रहती हैं, लेकिन देखी हुई चीज़ें जो हैं हम किसी चीज़ को देख कर वो कर लेते हैं, या कम टाइम में अगर हम रिवीजन करना चाहें तो हम रिवीजन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।